चुनावी माहौल गर्म है, पक्ष और विपक्ष में आपसी छींटाकशी का दौर चल रहा है। इस बीच नेताओं की सभा और रैलियां भी जोर पकड़ चुकी है। अब जनता की अदालत में नेताओं की अग्नि परीक्षा का दौर सामने आ गया है। नमस्कार, महान्यूज़ 7 की खास पेशकश अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता दयाशंकर तिवारी जी। दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने चुनाव होने से पहले ही गडकरी जी को मुबारकबाद दे दी है। पूरे देश को पता है कि माननीय नितिन जी गडकरी इन्होंने 2014 से 2024 के चुनाव तक इन 10 वर्षों में पूरे देश का कायाकल्प किया है। अगर मैं आधुनिक भारत का विश्वकर्मा इस शब्द का उपयोग नितिन जी के लिए करूं तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, मेट्रो का निर्माण नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच में संवाद का सेतु, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से मदद करना, लोगों को खेल की दृष्टि से मदद करना, लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से मदद करना, लोगों की जितनी भूख होती है, चाहे क्रीड़ा की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे आध्यात्म की हो, प्रत्येक क्षेत्र में नागपुर नगरवासियों के लिए उन्होंने इस प्रकार के बिरले काम किए हैं कि जिन कामों के कारण नितिन जी गडकरी का सभी वर्ग से, सभी क्षेत्र से एक व्यक्तिगत संबंध रहा है। इसलिए नितिन जी की उम्मीदवारी घोषित होना अर्थात नितिन जी का निर्वाचित घोषित होना है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो बिल्कुल, क्या कहना चाहूँगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार 400 पार, इस पर क्या कहना चाहूँगे? और इस बार आपके नेता ने ही, कर्नाटक के एक बड़े नेता ने कहा है 400 पार इसलिए संविधान बदलने, क्या कहना चाहूँगे? देखिए, किसी ने संविधान बदलने की बात कही है, उस बात का तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। किसी ने व्यक्तिगत तौर पे ये बात कही होगी, ये उसका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन 400 पार होने का तात्पर्य यही है कि बहुत सारी इस राष्ट्र की ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना नितांत आवश्यक है। और अगर संसद में बहुमत इस प्रकार से हो कि हम जो भी आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्थाओं में करना चाहते हैं उसको करने का अधिकार संसद में निहित होता है, उस दृष्टि से काम कर सके तो हम कर सकते हैं। मैंने बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अटल जी ने कहा था कि हमारी पूरी सत्ता आएगी तो हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इस देश की जनता ने पूर्ण सत्ता दी, हमने राम मंदिर का निर्माण किया। अटल जी ने कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण सत्ता की प्राप्ति होगी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर होगी, उस समय हम धारा 370 समाप्त करेंगे। हमने वह सब भी किया। इस देश में जो शरणार्थी के रूप में वो हिंदू भाई रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक के रूप में बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे और उनको यहाँ की नागरिकता मिलने में जो अड़चन थी, उस अड़चन का निराकरण करने के लिए CAA लागू करने का काम केंद्र सरकार ने किया। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से इस राष्ट्र में जो ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टि से प्रयास किए गए, वह भी एक बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। आप देखिए, मैं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश बारंबार मुझे जाना पड़ता है। प्रयागराज जब हम जाते थे तो 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे का समय लगता था। आज 8 साढ़े 8 घंटे में प्रयागराज हम लोग पहुँच जाते हैं, 10 घंटे में वाराणसी पहुँच जाते हैं, 10 घंटे में हम लोग अयोध्या जी पहुँच जाते हैं। ये चित्र जो खड़ा हुआ है, ज़्यादा दूर क्यों जाएँ हम? मैं हर मंगलवार को जामसावली के मंदिर जाता हूँ। जिस जामसावली के मंदिर जाने के लिए 1.25 घंटा लगते थे, सड़क कहाँ है ढूंढना पड़ता था, वो आज इस प्रकार से हो गया है कि आदमी 1 घंटे से भी कम समय में जामसावली पहुँच जाता है। मैं ये उदाहरण आपको यहाँ के इसलिए दे रहा हूँ कि मैं यहाँ के लोगों के बीच आप इसको प्रसारित करेंगे। यही हाल पूरे राष्ट्र का है जी। पूरे राष्ट्र में लोगों के लिए, किसानों के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना दी है। आप कल्पना कीजिए कि पुरातन कार्यकाल में हम लोग रास्ते से गुजरते थे, आजकल सब गाड़ियाँ AC की है। पुराने ज़माने में कहाँ AC की गाड़ियाँ हुआ करती थी जी। सब लोग खिड़की खोल के सफ़र करते थे। जहाँ गांव की सीमा 5 किलोमीटर दिखी तो हम खिड़की चढ़ा लेते थे, और जहाँ गांव ख़त्म होने वाला है वहाँ खिड़की चढ़ा लेते। कारण बाहर बदबू का अंबार लगा रहता था गाँव के बाहर। यह सारा चित्र देश का बदल गया। ट्रेन से सफ़र करते समय हमें ट्रेन की पटरी के किनारे लोग बैठे हुए दिखाई देते थे, वह आलम बदल गया है। इस राष्ट्र की जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करके न केवल उनकी स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टि से बल्कि उनके भोजन की सुरक्षा के दृष्टि से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आमूलचूल परिवर्तन करके कार्य किया है और आम आदमी के मन में एक विश्वास पैदा किया है, जिस विश्वास के कारण आज बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के से निकल करके बाहर आ गए हैं।
यह सारा जो परिवर्तन विपरीत वातावरण में हुआ है, जिस समय कोरोना के दौर में विश्व में मंदी चालू है, अनेक अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स होने की दृष्टि पर पड़ी हुई है, ऐसी अवस्था में इस राष्ट्र को संयमित विकास की गति से ले जाना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्रालयों के माध्यम से हो रहा है। ये पूरा राष्ट्र देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, लोग उसको केवल देख नहीं रहा, अनुभव भी कर रहा है। इसलिए एक सकारात्मक वातावरण है और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात लोग सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने करबद्ध इस राष्ट्र की जनता से निवेदन किया है कि इस बार भाजपा को 400 पार एनडीए को कीजिए, तो यकीनन 400 पार होगा। 370 हमने हटाया है, इसलिए भाजपा को 370 सीट मिले। यह जो प्रयास है इसमें भी यकायक सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में आपको बंगाल का रिजल्ट एकाएक विस्मृत करने वाला रिजल्ट था, उसी प्रकार से दक्षिण भारत का रिजल्ट भी इस बार विस्मृत करने वाला रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र की 48 सीटों की यदि बात करें, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों को? कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, अजित पवार भी आपकी सरकार के साथ में है। क्या लगता है, क्या कहना चाहूँगी, क्या स्थिति रहेंगी 48 सीटों की बात करें? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पिछले समय 41 सीट थी, अब वो बढ़ करके 45 होना चाहिए। इस दृष्टि की रणनीति के अंतर्गत कार्य प्रारंभ है और मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र जी जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके पश्चात 2.5 साल तक उद्धव जी की सरकार रही। मैं तो महानगर पालिका में महापौर था। मेरे पूरे महापौर के कार्यकाल में राज्य सरकार से नागपुर शहर के लिए 1 रुपये की निधि प्राप्त नहीं हुई। महापौर परिषदों में जाता था, बाकी महापौरों का भी उस सरकार के बारे में यही कहना था। वो सरकार कैसे चल रही थी और क्यों चल रही थी और किस कारण से चल रही थी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन विकास पूर्ण रूप से पंगु हो गया था, पैरालिटिक हो गया था। उस विकास को फिर से शिंदे जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी और अजित पवार जी ने मिलकर जो सरकार का संचालन किया है, महाराष्ट्र फिर से द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और यह गति आगे भी कायम रहे, इसलिए महाराष्ट्र की जनता मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ रहेगी, ऐसा विश्वास है। कितना सही लगता है आपको, अजित पवार पर घोटाले के आरोप लगे थे, साथ ही साथ अशोक राव चौहान पर भी जो है वो आरोप लगे थे और वो अब आपकी पार्टी के साथ है? क्या लगता है, बीजेपी में एक भी दाग नहीं रहने के बाद अब बीजेपी दागदार हो रही है? क्या कहना चाहूँ, क्या लगता है? लोकतंत्र की रक्षा करते समय सत्ता में रह करके, पद पर रह करके काम करना नितांत आवश्यक होता है और इस दृष्टि से काम करते समय किसी व्यक्ति पर अगर आरोप सिद्ध हो गया है तो आरोप सिद्ध होने के बाद वो आरोपी कहलाता है और आरोप लगने से वो आरोपी नहीं हो जाता। अजित दादा पर जो आरोप लगे थे, आरोप सिद्ध नहीं हुए। आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो किसी भी गुनाहगार के प्रति जो बर्ताव होता है वह राजनीतिक तौर पर किया जाता है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो जोल की शिक्षों में सरकार के कार्यकाल में गया, वह व्यक्ति नागपुर अधिवेशन के समय आकर के जब सत्ता पक्ष की बेंच पर आकर के बैठा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अजित दादा से पत्र लिख करके कहा कि भाई वो आपके राजनीतिक पक्ष के व्यक्ति, यहाँ तक तो ठीक है लेकिन उन पर दाग लगा हुआ है, इसलिए वो सत्ता पक्ष की बेंच पर ना बैठे, इस प्रकार का उसे निर्देश दे। यह जो सुचिता है राजनीतिक, इसका पालन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, करती रही है और करती रहेगी। शिवसेना में 2 फाड़ हो चुकी है, राष्ट्रवादी में 2 फाड़, इसका जो सीधा फायदा है क्या लगता है भाजपा को होगा? क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस की भी यही स्थिति होगी? कांग्रेस की स्थिति होने के लिए बचा क्या है? पूरे महाराष्ट्र में 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस जीती थी, जो इस बार वो शून्य पर जाने वाली है जी। इसलिए कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। उसका 2 फाड़ होने के लिए कांग्रेस स्वयं अपने आप से समाप्त होने की कगार पर है। कांग्रेस को जो नेतृत्व मिला है वो नेतृत्व है या सल्फास की गोली, मुझे पता नहीं। कारण जिस प्रकार से उस नेतृत्व में गत वर्षों में काम हुआ है, उसके कारण कांग्रेस का अस्तित्व दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा है करके, और कहीं ना कहीं सीनियर नेताओं को बाजू में कर देना और ज़बरदस्ती जिस व्यक्ति की काबिलियत नहीं है उसको स्थापित करने की चेष्टा करना, इसलिए स्थिति ऐसी हो रही है कि जो हाथ में था वो भी पास में से निकल रहा है और जो सीनियर नेता थे जो बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल रहे थे, उनमें भी कहीं ना कहीं उनको अधिकार ना होने के कारण वे भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और आप परिणति देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता है सारों ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया जी। हार से तो अच्छा है कि अपनी बेइज्जती होने से बच जाना। अगर यह सीनियर लीडरशिप सोच रही है तो कांग्रेस कहाँ की कौन सी स्थिति में है, पूरे राष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, ये बताने की आवश्यकता उनके बड़े नेताओं के वक्तव्य ही है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
राजनीति का अखाड़ा इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। Londi Jewelers in Gokulpet, Nagpur is a recognized name in the city since 1992. They have been making the finest pieces of jewelry for over generations.